मूवी SM एक्सप्लेन में आज की फिल्म है स्टॉकर। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है स्टॉकर के घर से, जो कि रेलवे ट्रैक के पास होता है। इसकी फैमिली में इसकी बीवी और एक बेटी होती है। इसकी फैमिली की माली हालत कुछ अच्छी नहीं होती और इनकी बेटी भी बीमार होती है। अगली सुबह स्टॉकर जब काम पर जाने की तैयारी करता है तो उसकी वाइफ उसे काम पर जाने से रोकती है, क्योंकि वो जानती है इसका हस्बैंड जो काम कर रहा है इसके लिए उसे पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। इसलिए वो कहती है अगर तुम्हें सजा हो गई तो हमारा क्या होगा। पर स्टॉकर अपनी वाइफ की बात नहीं सुनता और वो चला जाता है। स्टॉकर एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात दो लोगों से होती है। इनमें से एक राइटर होता है और दूसरा प्रोफेसर। ये दोनों जोन पर जाना चाहते हैं। जोन जमीन पर ऐसी जगह होती है जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। जोन में एक कमरा है, उस कमरे में जो भी जाता है उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और इस जगह जाना आसान भी नहीं होता, क्योंकि इस पूरी जगह को गवर्नमेंट ने सील किया होता है। स्टॉकर वो इंसान है जो लोगों को जोन पर लेकर जाता है और इसके बदले में वो पैसे लेता है। प्रोफेसर जोन इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो बहुत डेयरिंग है। इसने सुना है कि जोन जाने से हर कोई डरता है, इसलिए वो उस जगह जाना चाहता है। जबकि राइडर अपनी इंटेंसिटी और क्रिएटिविटी को हासिल करने के लिए जोन पर जाना चाहता है। स्टॉकर इन दोनों को बताता है कि जिस सफर पर हम जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, तुम्हें एहतियात से जाना होगा। इसके बाद वो तीनों एक जीप में सवार होकर जोन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में आर्मी सोल्जर्स इन पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि इस जगह आना इलीगल होता है। पर ये लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं और जोन में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद ये गाड़ी छोड़कर आगे का सफर पैदल तय करते हैं। स्टॉकर इन दोनों को ऐसी जगह पर ले जाता है जहां किसी दौर में ट्रेन को रिपेयर किया जाता रहा है। वहां पर एक वर्क कार होती है। स्टॉकर इसमें फ्यूल डालता है और दोनों से कहता है तुम दोनों ने अब मेरी बात को फॉलो करना है। और तीनों वर्क कार में सवार होकर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद स्टॉकर कार को रोकता है और चारों तरफ देखता है। यहाँ पर वो इन दोनों को बताता है कि ये सब कुछ इसे पार्कोपाइन ने सिखाया होता है। इससे पहले पार्कोपाइन लोगों को इस जगह पर लाया करता था। इसके बाद स्टॉकर अकेला रास्ता देखने ही निकल जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर राइटर को बताता है कि स्टॉकर इस काम के लिए कई बार जेल जा चुका है। इसकी बेटी की जिस्मानी हालत भी ठीक नहीं है, वो चल फिर नहीं सकती और कहा जाता है कि ये सब कुछ जोन के असर की वजह से है। प्रोफेसर ये भी बताता है कि स्टॉकर का उस्ताद पार्कोपाइन बहुत अच्छा गाइड होता है। वो यहाँ पर लोगों को बहुत हिफाजत से लाता था। राइटर पूछता है कि पार्कोपाइन को क्या हुआ था और प्रोफेसर बताता है कि एक बार वो अपने भाई को इस जगह लेकर आता है। कमरे में जाते ही इसके भाई की मौत हो जाती है और वहां से आने के बाद पार्कोपाइन बहुत अमीर हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सुसाइड कर ली। अब स्टॉकर जगह का जायजा लेकर वापस आ जाता है और जिस वर्क कार से ये लोग आए थे वो इसे वापस भेज देता है। प्रोफेसर पूछता है कि अब हम लोग वापस कैसे जाएंगे, जिस पर स्टॉकर बताता है कि जिस रास्ते से हम आते हैं उस रास्ते से कभी वापस नहीं जाते। इसके बाद ये आगे निकल पड़ते हैं कि राइटर जमीन से किसी चीज को खींचता है जिससे झाड़ियां हिलने लगती हैं। स्टॉकर दूर से उसके ऊपर कोई चीज फेंकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे। राइटर को भी इस बात पर गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मुझ पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकते। अब ये इस कमरे के पास पहुंच जाते हैं जहां सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, पर स्टॉकर उन्हें कहता है कि ये रास्ता छोटा है, इसमें खतरा हो सकता है, हमें घूम फिर कर किसी दूसरे रास्ते से आना होगा। लेकिन राइटर उसकी बात नहीं सुनता और कमरे की तरफ चल पड़ता है। कुछ लम्हों बाद इसे आवाज आती है कि रुक जाओ। वो वापस आता है, स्टॉकर से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों रोका। इस पर स्टॉकर कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं रोका और वो फिर प्रोफेसर से पूछता है और प्रोफेसर भी इनकार कर देता है। स्टॉकर उन्हें बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और ये पल पल बदलती रहती है। इसके बाद स्टॉकर रास्ता ढूंढने के लिए चल पड़ता है। प्रोफेसर और राइटर वहीं पर रुकते हैं। जल्द ही स्टॉकर को सही रास्ता मिल जाता है और वो इन दोनों को बुलाता है। ये दोनों भी उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद प्रोफेसर इसे बताता है कि मेरा बैग पीछे ही रह गया है, पर स्टॉकर उसे वापस जाने से मना करता है और बताता है कि तुम ऐसी जगह पर हो जहां तुम अपनी सबसे बड़ी विश को पूरा कर सकते हो, इसलिए हमें आगे जाना चाहिए। स्टॉकर और राइडर आगे चल पड़ते हैं, जबकि प्रोफेसर इनके साथ नहीं जाता। ये दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ एक पानी का चश्मा होता है और जब वहां से बाहर निकलते हैं तो प्रोफेसर बैठा काफी पी रहा होता है, जो उन्हें बताता है कि मैं अपना बैग लेने वापस आया था। दरअसल स्टॉकर और राइटर घूम फिर कर उस जगह पर वापस आ जाते हैं जहां से वो गए होते हैं। अब तीनों थक जाते हैं और वहां आराम करते हैं। राइटर स्टॉकर से पूछता है कि आज तक तुम कितने लोगों को यहाँ लाए हो। स्टॉकर बताता है कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं जितने भी लोगों को यहाँ लेकर आता हूँ यहाँ से जाने के बाद उनसे कोई राब्ता नहीं रखता। राइटर पूछता है कि लोग यहाँ पर क्या विश मांगते हैं। स्टॉकर बताता है कि कोई अपनी दिली ख्वाहिश नहीं बताता और ख्वाहिश बता देने से पूरी नहीं होती। राइटर इससे कहता है कि तुम यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हो, तुमने अपनी ख्वाहिशात क्यों नहीं पूरी की। इस पर स्टॉकर से कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर आराम करने के बाद ये लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। उनके सामने एक बहुत ही लंबा टनल आता है।
यहाँ से आगे जाने का सिर्फ एक यही रास्ता होता है, पर स्टाकर जानता है कि ये जगह खतरनाक हो सकती है, इसलिए वो पहले एक पत्थर उठा के दूर फेंकता है। जब कोई हलचल नहीं होती तो स्टाकर राइटर से कहता है कि तुम आगे चलो, हम भी तुम्हारे पीछे आते हैं। इसके बाद तीनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। राइटर एक दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। स्टाकर उसे कहता है इस दरवाजे के अंदर जाओ। राइटर डर की वजह से पिस्तौल निकाल लेता है। स्टाकर उसे मना करता है कि तुम पिस्तौल अंदर लेकर नहीं जा सकते। राइटर पिस्तौल फेंक देता है। स्टाकर राइटर से कहता है कि दरवाजे से अंदर जाके सीढ़ियां आएंगी, तो वहीं पे रुककर हमारा इंतजार करना। प्रोफेसर और स्टाकर भी इसके पीछे वहां आ जाते हैं, पर जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर राइटर नहीं होता। स्टाकर उसे गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, क्या तुम मरना चाहते हो? इसके बाद वो दोनों जमीन पर लेट जाते हैं। राइटर भी अपनी जगह पर गिर जाता है। दरअसल ये पूरी जगह जादुई सी होती है, जो कब बदल जाए कोई नहीं जानता। कुछ देर बाद ये तीनों उठकर चल पड़ते हैं। वो सब एक छोटे से चैम्बर में पहुंचते हैं, जहाँ पर एक पाइप होता है जिसके जरिए से ये लोग इस कमरे तक पहुंच सकते हैं, जिसमें जाकर इंसान अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। ये तीनों वहीं पर बैठ जाते। तभी वहां पर रखा हुआ टेलीफोन बजता है। राइटर टेलीफोन उठाता है और कहता है कि नहीं, ये क्लिनिक नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर फोन उठाता है। वो अपने कोलीग को कॉल करके बताता है कि मैंने बंकर नंबर 4 से बारूद उठाया है और उस जगह को तबाह करना चाहता है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इसका कोलीग कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। प्रोफेसर कहता है कि मैं जिंदगी भर डरता रहा, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरता। जो मेरे दिल में आएगा वो मैं करूंगा। ये कहकर वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद स्टाकर उन्हें बताता है कि अंदर जाने के बाद तुमने कुछ नहीं कहना, सिर्फ अपने गुजरे हुए वक्त को याद करना है। अपने पास्ट में जिस चीज को हासिल करने की ख्वाहिश तुम लोगों की रही होगी, वो ख्वाहिश पूरी होगी। वो इनसे पूछता है कि तुम दोनों में से पहले कौन अंदर जाना चाहता है। राइटर पहले अंदर जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में अभी सोचना चाहता हूँ। स्टाकर प्रोफेसर से पूछता है तो प्रोफेसर अपने बैग से बॉम्ब निकालता है और अपने इरादे के बारे में इन दोनों को बताता है कि वो इस जगह को तबाह करना चाहता है, ताकि लोग यहाँ आकर अपनी गलत ख्वाहिशात को पूरा ना कर सके। स्टाकर प्रोफेसर से बॉम्ब छीनने की कोशिश करता है और तभी राइटर स्टाकर को धक्का देकर गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, इसलिए तुम नहीं चाहते कि ये जगह डिस्ट्रॉय हो। लोगों को यहाँ पर लाकर तुम पैसे कमाते हो। स्टाकर कहता है कि ऐसा नहीं है, जमीन पर अब कहीं भी होप नहीं बची। जब इंसान होपलेस हो जाता है तो उसके पास इस जगह के अलावा कोई भी जगह नहीं होती जहाँ पर उसकी सारी उम्मीदें पूरी हो सके, और मैं तुम्हें लोगों की उम्मीदें खत्म नहीं करने दूंगा। राइटर इससे पूछता है कि आज तक तुम इसके अंदर खुद क्यों नहीं गए? तो स्टाकर कहता है कि तुमने मेरे टीचर के बारे में नहीं सुना, जिसने मुझे ये सब सिखाया था। जब वो इस कमरे के अंदर गया तो कुछ देर बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। मेरे पास इस जगह के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बीवी और बेटी को कभी कुछ नहीं दे पाया और ना ही मेरा कोई दोस्त है। ये जगह ही मेरी खुशी है। जब यहाँ पर लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो उन्हें देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। राइटर यहाँ पर स्टाकर को बताता है कि जब पार्कोपाइन इस कमरे के अंदर गया था तो वो पैसा पाने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो अपने मरे हुए भाई को जिंदा करने गया था। लेकिन जब वो जोन के अंदर गया तो इसके अंदर की शदीद ख्वाहिश पैसा कमाने की थी, इसलिए उसका भाई जिंदा नहीं हुआ, पर वो अमीर हो गया और वो इस गिल्ड से कभी बाहर नहीं आ पाया था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। इस दुनिया में कोई भी अपनी असली डिजायर को नहीं जानता, क्योंकि इंसान के दिलो दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। इसलिए इस कमरे में कोई भी कभी भी अपना मकसद हासिल करने के लिए नहीं जा सकता। इसके बाद प्रोफेसर बॉम्ब छोड़ देता है, क्योंकि वो अब इस कमरे को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता और ना ही वो इस कमरे में जाना चाहता है, क्योंकि इसे भी अपनी सच्ची डिजायर के बारे में नहीं पता। ये सब वापस चले जाते हैं। स्टाकर अपने घर वापस आता है तो वो बहुत दुखी होता है। इस वाक़े का उस पर बहुत गहरा असर होता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि इस कमरे पर से लोगों का एतबार उठ जाएगा, अब मैं कैसे वहाँ लोगों को लेकर जाऊँगा। उसकी बीवी कहती है कि मैं जाऊँगी, पर स्टाकर उसे मना कर देता है। इसके बाद वो सो जाता है और उसकी बीवी बताती है कि मैं जानती थी कि स्टाकर से शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ होंगी, लेकिन ये सबकी अपनी किस्मत होती है। इंसान के पास जब तक दुख ना हो उसे खुशी की असल वैल्यू का अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसके अंदर कोई भी उम्मीद नहीं बसती। यानी अगर इंसान की ज़िंदगी में गम और परेशानी है तो तभी वो अच्छे वक्त की उम्मीद कर सकता है। इसके बाद स्टाकर की बेटी को दिखाया जाता है, जो चल नहीं सकती, लेकिन इसके अंदर साई की पावर होती है, जिसकी मदद से वो टेबल पर रखे हुए 3 ग्लासेस को आगे हरकत देती है। इसके बाद ट्रेन आती है और स्टाकर का पूरा घर हिलना शुरू कर देता है और यहीं पे इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है। ये फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी।